नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। क्रैश कोर्स सीरीज का ये 5th लेक्चर है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी के सभी लेक्चर्स जो हैं आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमने उनमें दी है वो आपने अच्छे से याद कर ली होगी। आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि एक एक लाइन को आपने ध्यान से सुनना है एंड जो भी डाटा हमने यहाँ पे दिया है उसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है बच्चों। ये यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है कोगुलेशन से। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी है और आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। जिन क्वेश्चंस में इनकरेक्ट या नोट जैसे शब्द आ जाते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते समय हम जो है स्टेटमेंट को गलत तरीके से पढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं कि क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब अगर हम इन चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट जो है पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर आर इन कोलाइडल फॉर्म, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। आप एक सिंपल सा जो है यहाँ पे एक लॉजिक समझ सकते हो कि कोई भी पार्टिकल जिसका साइज जो है 1 माइक्रोन से कम होता है वो वाटर में तैरता रहेगा। ठीक है, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। इसीलिए हम जो है इन माइक्रोस्कोपिक स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स को, जो हमारा कॉमन प्रोसीजर है लाइक फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन टैंक, उसके माध्यम से इसको हम जो है सेटल डाउन नहीं करा पाते। इसीलिए कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। अब जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है सस्पेंडेड पार्टिकल कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, ये एक गलत स्टेटमेंट है। हम सभी जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जब पार्टिकल्स जो हैं सेम चार्ज रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना जो ये पार्टिकल है इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर हम इसको न्यूट्रल कर दें तो क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने पे वो बड़ा पार्टिकल बनाएंगे और जैसे ही जो पार्टिकल का साइज जो है 1 माइक्रोन से ज़्यादा होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए, यानी कि सरफेस पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें कुछ कोगुलेंट ऐड करते हैं। इनमें एलम जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कोगुलेंट है। इसके पीछे की जो वजह है ना वो ये है कि एक तो इसको यानी कि एलम को यूज़ करना, हैंडल करना इजी होता है, इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम होती है और ये एक वाइड रेंज ऑफ पीएच में काम करता है। यही वजह है कि एलम को प्रेफर किया जाता है दूसरे कोगुलेंट के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो इन चारों स्टेटमेंट में आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, बाकी 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसमें कोगुलेशन का जो प्रोसेस है ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है एंड इसके बाद में जो आपका
दूसरा प्रोसेस यानी कि फ्लोकुलेशन आता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। बच्चों ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी ये कई बार जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप इन सारे पॉइंट्स को याद करोगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच इकोसिस्टम टाइप प्रोड्यूस मैक्सिमम लिटर मास। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार जो है रिपीट हुआ है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है बोरियल फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हमें जो है 4 टाइप्स के आपके फॉरेस्ट दिए हुए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और आपका बोरियल फॉरेस्ट। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ये गलती करते हैं कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगा देते हैं, बिकॉज उनका ये मानना होता है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, एंड जब प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है तो लिटर मास भी मैक्सिमम होगा। पर उनका ये लॉजिक जो है वो 101% गलत है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होता है सभी फॉरेस्ट में। बट जो कंडीशन है रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पे जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है थ्रू आउट ईयर लगभग कांस्टेंट रहता है। नियर अबाउट वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरे साल भर। एक तो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वहाँ पे, दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे थ्रू आउट जो है ईयर में आपका रेनफॉल होता रहता है। तो ये जो कंडीशन है कि थ्रू आउट रेनफॉल है एंड आपका जो टेम्परेचर है लगभग कांस्टेंट है, ये मोस्ट सुटेबल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं फॉर द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है मैक्सिमम होती है, और जैसे ही लिटर फॉल होता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्विकली उसको डिग्रेड कर देते हैं और लिटर मास को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो न्यूट्रिएंट जो है या तो प्लांट जो है अपटेक कर लेता है, या वहाँ पे जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि थ्रू आउट ईयर रेनफॉल रहती है, तो रेनफॉल की वजह से वो लीच आउट हो जाते हैं। इसी वजह से वहाँ का जो सोयल है वो इनफर्टाइल है। ठीक है, यही वजह है कि सोयल जो है वो वहाँ का इनफर्टाइल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें तो ये जो आपके फॉरेस्ट हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो आपका बायोमास आपका ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन है वो टेंगा जो फॉरेस्ट है आपका उसमें मैक्सिमम है 30 से 45 टन पर हेक्टर। उसके बाद में आपका आता है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है कि आपका 15 से 85, एंड आपका सबसे ज़्यादा है इसका क्या नाम टुंड्रा का, है ना, टुंड्रा का सबसे ज़्यादा है 85। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम किसका है टुंड्रा का। दूसरे नंबर पे टेंगा आता है। टेंगा बायोम है ना, टेंगा जो है वो बायोम है और इसी बायोम में बोरियल फॉरेस्ट आता है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोरियल फॉरेस्ट बड़ा है कि आपका टेंगा बड़ा है। टेंगा जो है बायोम है, ये धरती का सबसे लार्जेस्ट बायोम है और इसी बायोम में जो आपके है बोरियल फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है बच्चों, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये है आपका 2 टन पर हेक्टर। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देख रहे हैं कि मिनिमम लिटर मास एक्यूमुलेशन है एंड आपका टुंड्रा में मैक्सिमम है और टेंगा जो है दूसरी पोजीशन पे आपका आता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं हमारे एग्जाम में। विंड ट्रांसपोर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो विंड के माध्यम से आपका जो सोयल है वो ट्रांसपोर्टेड होता है उन एरिया में जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, सोयल ड्राई होती है, लाइक डेजर्ट एरिया।
डेजर्ट एरिया में जो सोयल ट्रांसपोर्ट होती है वो विंड के माध्यम से ही होती है। तो जब हवा चलती है तो सोयल के पार्टिकल्स जो हैं वो चार प्रकार से जो है इंटरेक्ट करते हैं हवा के साथ में, विंड के साथ में। जैसे कि हवा अगर बहुत तेज है तो पार्टिकल्स जो हैं उठ के आपके एयर में आ जाएंगे और वो लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज़ बहुत ही कम होता है, लगभग 20 माइक्रोन से भी कम उनका साइज़ होता है, और वो हवा के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं, दूर तक ट्रेवल करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जिनका साइज जो है वो 20 से 70 माइक्रोन के बीच में होता है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सस्पेंशन की फॉर्म में जो है ट्रेवल करते हैं। इसके बाद में आपका आता है आपका सॉल्टेशन। इसमें जो है आपके जो पार्टिकल्स हैं वो जंप करते रहते हैं। 70 टू 500 माइक्रोन का जो पार्टिकल है वो सॉल्टेशन के माध्यम से जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो पार्टिकल इससे भी बड़ा है वो क्या करेगा, क्रीप करता हुआ चलेगा धरती पे, धरती के साथ साथ जो है वो क्रीप करता हुआ चलेगा। ऐसे पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, लगभग मोर देन 500 माइक्रोन साइज के ये पार्टिकल्स होते हैं, और इस तरीके से ये जो है आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैग्मा टाइप कंटेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सिलिका। सिलिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जब भी हम रॉक्स को, मैग्मा को क्लासिफाई करते हैं। अगर हम सिलिका के बिहाफ पे अपनी जो ये रॉक्स हैं इनको क्लासिफाई करें तो बेसिकली चार टाइप की आपकी जो हैं रॉक्स हैं। पहले एसिडिक। एसिडिक जो आपकी रॉक है इसमें सिलिका कंटेंट जो है वो मोर देन 66% होता है। इंटरमीडिएट जो आपकी रॉक्स हैं उनमें 66 टू 52% सिलिका है। एंड उसके बाद में आपकी बेसिक रॉक्स आती हैं जिनमें सिलिका कंटेंट 32 टू 44% हैं। उसके बाद में अल्ट्रा बेसिक रॉक्स आती हैं जिनमें सिलिका कंटेंट जो है वो लेस देन 45% होता है। सिलिका कंटेंट जो है ये बेसिकली स्टेबिलिटी को भी प्रदर्शित करता है, स्टेबिलिटी को भी डिनोट करता है। जिस रॉक में ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है उसका कम वेदरिंग होता है, एंड जिसमें कम सिलिका होता है उसका ज़्यादा वेदरिंग होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हैं और जो बेसिकली एज ए इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं कि आपका जो रॉक है उसका कैसा नेचर होगा, कौन कौन से इसमें मिनरल्स हो सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर इसका क्या है आपका रियोलिटिक। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज एसोसिएटेड विद। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। इस चीज़ को आप बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि भाई देखिए एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही आपकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अगर आपकी जो है चीज़ें बिल्कुल एक सलीके से तरीके से वेल अरेंज्ड हैं तो आपकी एंट्रोपी जो है वो कम होती है। ठीक है, अगर आपकी चीज़ें जो हैं बिखरी पड़ी हैं यहाँ कहाँ वहाँ तहाँ, ठीक है, तो आपकी जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होती है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ध्यान से देखें तो फोटोसिंथेसिस
के प्रोसेस में रैंडम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, बिखरी हुई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि सन से लाइट ली जा रही है, उसके बाद में एटमॉस्फेयर से CO2 ली जा रही है, धरती से न्यूट्रिएंट एंड वाटर लिया जा रहा है, और इन सभी का यूज़ करके क्या किया जा रहा है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मटेरियल तैयार किया जा रहा है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, है ना। तो क्या हुआ, रैंडमनेस कम हो गई। पहले चीज़ें बिखरी हुई थी, अलग अलग सोर्स से ली जा रही थी, उन सबको इकट्ठा करके एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है कंपाउंड बनता है आपका शुगर, ग्लूकोज। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में रैंडमनेस कम हुई है। रैंडमनेस कम हुई तो आपकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है बच्चों। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। दो प्रकार के आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब क्या है? ऑटोजेनिक सक्सेशन को आप एक शब्द से याद रख सकते हो, दैट इज द विद इन, है ना। इकोसिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से आपका सक्सेशन होता है ना। इकोसिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है। ऐसे सक्सेशन को ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा गया। एलोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन जो है वो बेसिकली आउटसाइड की वजह से होता है। इसको सिंपली आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है वो किसी बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है अपना किसी दिशा में ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो कई बार मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई हुई है सक्सेशन की, कि उसमें एक वर्ड है डायरेक्शनल। जैसे कि ऑटोजेनिक सक्सेशन का आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स से लिटर फॉल हुआ, लिटर फॉल की वजह से जो है आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी के बाद में न्यूट्रिएंट रिलीज हुए, न्यूट्रिएंट लीच आउट हुए या प्लांट्स ने अपटेक कर लिए। प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक किए और प्लांट जो है धीरे धीरे लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बाहर से तो कुछ नहीं हुआ, अंदर के प्रोसेस की वजह से ही ऐसा हो रहा है, दैट इज़ द ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन की अगर आप बात करो तो इसमें आप देखो कि मान लीजिए आपका क्या एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के पास से रिवर जा रही है ना। आपका क्या है, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की वजह जो है फॉरेस्ट के पास से एक रिवर जा रही है, और इस रिवर पे यहाँ किसी ने एक डैम बना दिया। डैम बनाने की वजह से क्या हुआ कि नीचे की तरफ पानी का फ्लो रुक गया। अब जो फॉरेस्ट है जिसको पानी की सप्लाई होती थी से, वो अब पानी की सप्लाई रुकने की वजह से डिग्रेड हो जाता है और ये ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल है, इसलिए इसको एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका एलोजेनिक सक्सेशन। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लगातार मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पे है 7696180020। इस नंबर पे अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे।
और आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा इन्वायरो अकेडमी से एसोसिएट होके। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एक सही जगह पे हैं। 101% आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो जियो बच्चों, टेक केयर।